हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फोर्थ की। और इस पेपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 100 एमसीक्यू, यानी जो यूनिट्स हमने अभी नहीं करवाई हैं, हम उन यूनिट्स से क्वेश्चन उठा के लाए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि अगर आपको ऐसा एक और वीडियो चाहिए तो मैं आपको रात तक या मॉर्निंग तक जो है जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस वीडियो को भी जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रिवीजन आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसमें ये रिवीजन का काम करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो आइए समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा? तो बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। अगला है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ये किसका कथन है? तो डियर बॉर्न का ये कथन है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो डियर बॉर्न का ये कथन है। दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और कई सारे फैक्ट मिल जाएंगे जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वहाँ फैक्ट जो है बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है उसको ज्वाइन करना, टेलीग्राम को। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं समय के अभाव में। तो वहाँ हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि शीघ्र अधिगम और अधिगम धारणा की योग्यता बुद्धि है। किसने कहा है कि शीघ्र अधिगम और अधिगम धारणा की योग्यता बुद्धि है? किसने कहा? हेबर और फ्राइड ने कहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परामर्शदाता किसके फलस्वरूप समाधान हेतु अच्छी सलाह नहीं दे सकता? परामर्शदाता किसके फलस्वरूप? अधिक योग्य। तो अगर अधिक योग्य होगा तो परामर्शदाता अधिक योग्य होगा तो सलाह अच्छी देगा। प्रशिक्षित, वो भी अगर प्रशिक्षित होगा सलाह अच्छी देगा, और दोनों होगा तो भी देगा, यानी कि घूस लेना। तो इसका जो डी है ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। यदि परामर्शदाता घूस लेने के फलस्वरूप समाधान है तो अच्छी सलाह नहीं दे सकता, यानी परामर्शदाता अगर घूस ले लिया तो वो क्या करेगा? घूस लेने के उपरांत जो है वो अच्छी सलाह आपको नहीं दे सकता, वो आपके पक्ष में ही सलाह देगा जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपको पसंद है वही सलाह वो परामर्शदाता देगा अगर वो घूस लेता है तो। इसलिए जो अधिक योग्य होगा वो ऐसा नहीं करेगा, और प्रशिक्षित अधिक योग्य होगा ये ऐसा नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, घूस लेने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी। परामर्शदाता परामर्श देता है और परामर्श प्रार्थी जो होता है परामर्श लेता है। तो परामर्श प्रक्रिया में निर्णय ये दोनों लेते हैं, जिनमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी शामिल होते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए? किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए? दोस्तों, गंभीर विकलांग ऑप्शन दिया है, मूक बधिर, दृष्टिहीन या सभी। तो ये जो ऑप्शन ए, बी और सी, यानी गंभीर विकलांग, मूक बधिर और दृष्टिहीन, इन सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए, विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? यानी किसने कहा कि सृजनात्मकता यानी कि सीखने की योग्यता क्या है? सामान्य बुद्धि, जल्दी सीखना सामान्य बुद्धि है। सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि यानी क्रिएटिविटी सामान्य बुद्धि है। किसने कहा? वर्ट ने, गेजल्स एंड जैक्सन ने, वर्नन ने, वलाशयम कोगन ने। तो किसने कहा? तो ये जो है वर्ड का कथन है। किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? तो वर्ड के अनुसार। आप इसको राइट आंसर कर देंगे। अगला दिया है कि अपवर्जी चिंतन निम्न में से किसका लक्षण है? अपवर्जी चिंतन निम्न में से किसका लक्षण है? बुद्धि का, व्यक्तित्व का या सृजनात्मकता का? तो अपवर्जी चिंतन किसका लक्षण है? तो सृजनात्मकता का। दोस्तों, जो अपवर्जी चिंतन होता है आप इसके बारे में जरूर पता करिए, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आपका क्वेश्चन समझ में आपकी नहीं आएगा, आंसर आपका सही नहीं होगा। इसलिए आप इसको जरूर पता करिए कि अपवर्जी चिंतन क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। अगला है कि सृजनात्मकता और बुद्धि में निम्न में से क्या संबंध है? सृजनात्मकता और बुद्धि में निम्न में से क्या संबंध है? भेद, तादात्म्य, पूरकता या सभी? तो कौन क्या संबंध है? तो भेद का संबंध है, यानी सृजनात्मकता और बुद्धि क्या है? अलग अलग चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुवर्ती समीक्षा एवं सेवा प्रदान करते समय परामर्शदाता को कितने प्रश्नों को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए? तो कितने? 5, 7, 3 या 4? तो कितने प्रश्नों को रखना चाहिए?
3 प्रश्नों को अपनी दृष्टि में ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अध्ययन के द्वारा संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संपर्क रख सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अध्ययन के द्वारा संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संपर्क रख सकती है। तो अनुवर्ती, कक्षीय या पूर्वगामी। तो किसके द्वारा? तो अनुवर्ती अध्ययन के द्वारा। किस अध्ययन के द्वारा? अनुवर्ती अध्ययन के द्वारा जो है संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संपर्क रख सकती है। आप ये जरूर पता करिए अनुवर्ती अध्ययन होता क्या है। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम आपको जो है टेलीग्राम पे जो है कुछ PDF तो प्रोवाइड करा देंगे जिसमें अनुवर्ती है, जो कुछ डिफिनीशंस हैं या इनका मतलब क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। आप इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला है कि किसमें कृत्य के अनुरूप व्यक्ति की योग्यता एवं संतोष सम्मिलित है। किसमें? नियोजन में, उपयुक्तता में, परामर्श में। तो किसमें कृत्य के अनुरूप व्यक्ति की योग्यता एवं संतोष सम्मिलित है? तो नियोजन में। ऑप्शन नंबर ए नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन एक पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है। इनमें से कौन एक पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है? सामूहिक गतिशीलता, निर्देशन, ए व बी दोनों या समस्या। तो इनमें से कौन एक पृथक के रूप में अपना अस्तित्व, यानी कि सामूहिक गतिशीलता और निर्देशन ये दोनों सही हो जाएंगे। कैसे? क्यों? अगर सामूहिक गतिशीलता और निर्देशन अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे? इनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि इनमें से कौन एक पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। तो सामूहिक गतिशीलता और निर्देशन दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है अनिर्देशात्मक, निर्देशात्मक, समाहारक आयाम, ये सभी। तो कौन सी मानी जाती है? समाहारक आयाम मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है। परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है कौन? शैक्षिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार प्रविधि, इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि जो होती है वो साक्षात्कार प्रविधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परामर्शदाता के नैतिक व्यवहार को किसने महत्व दिया। परामर्शदाता के नैतिक व्यवहार को किसने महत्व दिया? तो रोजर्स ने, मायर्स ने, स्टीफलेर व स्टीवर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्टीफलेर व स्टीवर्ड ये नाम दिया है। ये आप क्लियर कर लेना, नाम यही सही है कि स्टीफलेर व स्टीवर्ड जो है परामर्शदाता के नैतिक व्यवहार के सिद्धांत को महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं कि कार्ल रोजर्स ने परामर्श प्रार्थी हेतु महत्व दिया। कार्ल रोजर्स ने परामर्श प्रार्थी हेतु महत्व दिया। क्या दिया? किसको? स्वयं प्रतिबिंब को, सामाजिक प्रतिबिंब को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको? दोनों को, यानी कि स्वयं प्रतिबिंब को और सामाजिक प्रतिबिंब को कार्ल रोजर्स ने परामर्श प्रार्थी हेतु महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि सेवार्थी स्वयं संबंध रखता है किससे? निषेधात्मक कार्य से, विधेयात्मक कार्य से, या दोनों प्रकार से, या इनमें से कोई नहीं। तो सेवार्थी स्वयं संबंध रखता है किनसे? इन दोनों से, यानी दोनों प्रकार से जिनमें होता है निषेधात्मक कार्य और विधेयात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपबोधक का गुण होता है। अब उपबोधक क्या है आप इसको जरूर क्लियर कर लेना। इसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे कि उपबोधक क्या है। तो उपबोधक का गुण होता है क्या? निष्ठावान, परिपक्व, सुसंस्कृत, या सभी। तो उपबोधक का गुण होता है ये सभी होते हैं जिनमें निष्ठावान, परिपक्व और सुसंस्कृत, ये इसका मतलब होता है। ये सभी गुण इसके होते हैं उपबोधक के। अगला है कि टीड ने नेतृत्व के कितने गुण दिए हैं? 7, 10, 5 या 8। तो टीड ने नेतृत्व के 10 गुण बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन तथा परामर्श में समूह की प्रक्रिया का अध्ययन किया किसने? बर्नार्ड ने, फुलमर ने, दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन तथा परामर्श में समूह की प्रक्रिया का अध्ययन किसने किया? तो समूह की प्रक्रिया का अध्ययन बर्नार्ड ने भी किया और फुलमर ने भी किया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन दोनों ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि परामर्श प्रक्रिया आधारित है। जो परामर्श प्रक्रिया आधारित है किस पे? तो साक्षात्कार प्रविधि पर आधारित। किस पे? साक्षात्कार प्रविधि पर आधारित है, यानी कि इंटरव्यू मेथड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीयता निर्भर होती है किस पे? आमोद प्रबोध करना, सहानुभूति व्यवहार करना, स्वीकृत प्रदान करना, ये सभी। तो आत्मीयता इन सभी पर निर्भर होती है जिनमें आमोद प्रमोद करना,
सहानुभूति व्यवहार करना, स्वीकृत प्रदान करना। तो यानी डी नंबर उपरोक्त सभी उत्तर ऑप्शन जो हैं उत्तर सही हैं। अगला बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं कि परामर्श की अधिक उपयोगी प्रविधि है समूह निर्देशन, साक्षात्कार, निर्दानात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श की अधिक उपयोगी प्रविधि जो है वो साक्षात्कार है। हमने अभी पहले बात की है, तो सबसे अधिक उपयोगी जो है वो साक्षात्कार है। और फिर आगे दिया है कि परामर्श की मुख्य प्रविधि है। तो मुख्य प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं? साक्षात्कार, निदानात्मक और समूह निर्देशन। ये तीन जो हैं ये मुख्य प्रविधियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके लिए, कि जो निर्देशन सेवा कार्यक्रम विद्यालय का मुख्य भाग होता है। जो निर्देशन सेवा कार्यक्रम होता है वो विद्यालय का मुख्य भाग होता है। और विद्यालय निर्देशन सेवाओं का मिश्रित रूप होता है। आप समझ लीजिए इसको कि विद्यालय जो होता है निर्देशन सेवाओं का मिश्रित रूप होता है। उसमें बहुत प्रकार की निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं। अगला है कि मानसिक मंदिता कारण बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। मानसिक मंदिता कारण जो है बुद्धि लब्धि स्तर होता है। अगला है कि मानसिक मंदिता के उपचार में अहम भूमिका किसकी होती है? तो माता पिता की होती है। मानसिक मंदिता के उपचार में अहम भूमिका माता पिता की होती है। अगला आगे बढ़ते हैं कि मानसिक मंदिता बालकों की पहचान का आधार होता है। यानी मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है क्या? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धियां, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक उपलब्धियां होता है। मानसिक मंदिता बालकों की पहचान का आधार उनकी शैक्षिक उपलब्धियां होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर शैक्षिक उपलब्धियां हो जाएगा। अगला है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है कौन सा? समायोजन, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धियां, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड जो होता है उनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बुद्धि लब्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। क्या कारण होता है? वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक मंदिता होती है इनके दोनों कारण होते हैं। पहला होता है वंशानुगत और दूसरा होता है इन्वायरमेंट यानी कि आसपास का पर्यावरण यानी कि वातावरण। तो इन दोनों को ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी, दोनों यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों जो है मानसिक मंदिता के मुख्य कारण होते हैं। अगला है कि अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। अपंग बालक की पहचान का आधार होता है क्या? बुद्धि लब्धि, शारीरिक बाधिता, अधिगम असमर्थी, संवेगात्मक विक्षिप्त। तो जो अपंग बालक होगा तो उसके शरीर के द्वारा यानी कि शारीरिक बाधाओं के द्वारा उसकी पहचान की जा सकती है। तो क्या होगा? तो शारीरिक बाधित जो है अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। आगे विशिष्ट बालक होते हैं कौन से? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, बधित बालक। तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है इनमें से सभी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, विशिष्ट बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली भी होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी होते हैं और बाधित बालक भी होते हैं। आगे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियर रोजगार विश्लेषण में महत्व दिया जाता है किसको? शैक्षिक योग्यताओं को, व्यावसायिक रुचियों को, भावी उज्ज्वल जीवन तथा समृद्धि को, और इनमें से सभी को। तो कैरियर रोजगार विश्लेषण में इन सभी को क्या दिया जाता है? तो महत्व दिया जाता है। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी ऑप्शन सही यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूचना सेवा कार्य विधि का घटक है। सूचना सेवा कार्य विधि का घटक है कौन सा? सूचनाओं का संकलन करना, सूचनाओं का प्रदर्शन करना, सूचनाओं का प्रसार करना, या इनमें से सभी। तो सूचना सेवा कार्य विधि का घटक जो है ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही है यानी कि तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सूचना सेवा कार्य विधि के घटक हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन कौन से घटक इसके हैं। अगला है कि कैरियर सूचनाओं का लक्ष्य होता है क्या? अभ्यर्थी को तैयार करना, स्थानापन्न करना, अनुगमन करना, या सभी। तो कैरियर सूचनाओं का लक्ष्य उपरोक्त सभी होते हैं जिनमें अभ्यर्थी को तैयार करना, स्थानापन्न करना और अनुगमन करना शामिल होता है। और रोजगार सूचनाओं को भरवाते हैं किसमें? तो वृत्तिक निर्देशन में। जो वृत्तिक निर्देशन होता है इसमें रोजगार सूचनाओं को भरवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तित्व परीक्षण का मुख्य रूप है प्रक्षेपी परीक्षण, अप्रक्षेपी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व परीक्षण के मुख्य रूप कौन से हैं? तो प्रक्षेपी परीक्षण और अप्रक्षेपी परीक्षण दोनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक व्यक्तित्व के मुख्य पक्ष हैं कौन कौन से? अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ,
मूल या सभी। तो व्यक्तित्व के मुख्य पक्ष रुचियाँ भी होती हैं, अभिवृत्तियाँ भी होती हैं, मूल्य भी होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि व्यक्तित्व का शुद्ध मापन किया जाता है। इसमें आप प्रक्षेपी परीक्षण में, दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो उस व्यक्तित्व का शुद्ध मापन किया जाता है प्रक्षेपी परीक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेम क्वेश्चन, आप समझना इस क्वेश्चन को कह रहा है नेक्स्ट वाला ये कि व्यक्तित्व मापन का, यहाँ कह रहा है व्यक्तित्व का शुद्ध मापन और यहाँ कह रहा है व्यक्तित्व मापन का शुद्ध मापन किया जाता है। किस में किया जाता है? शैक्षिक निर्देशन में, व्यावसायिक निर्देशन में, व्यक्तित्व निर्देशन में, पारिवारिक निर्देशन में। तो व्यक्तित्व मापन का शुद्ध मापन किया जाता है तो व्यक्तित्व निर्देशन में किया जाता है। किसमें? व्यक्तित्व निर्देशन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट दिया है कि प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है। प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है क्या? रोर्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण या सभी। तो प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण के उदाहरण ये सभी हैं जिनमें रोर्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने या गिलफोर्ड ने। तो जो बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय किसने दिया, तो अब इसका आंसर जो है शायद गलत हो गया। आप इसका आंसर जो है देख लेना क्या होगा कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया। अगर हमें अभी याद आ रहा तो हम आगे आपको बता देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि बुद्धि परीक्षणों के मुख्य प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षणों के मुख्य प्रकार हैं शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण या सभी। तो बुद्धि परीक्षणों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा निर्देशन में सबसे अधिक किस बुद्धि परीक्षण का उपयोग होता है? शिक्षा निर्देशन में यानी शैक्षिक निर्देशन में सबसे अधिक किस बुद्धि परीक्षण का उपयोग होता है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय किसने दिया? आप याद समझना कि बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय किसने दिया? गिलफोर्ड ने, ब्रे ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने। तो किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर थर्स्टन हो जाएगा। आगे देखो, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की किसने? जलोटा ने, बाकर मेहंदी ने, मेहता ने या भाटिया ने। तो भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना बाकर मेहंदी ने की। ऑप्शन नंबर बी बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण की रचना, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना करने वाले बाकर मेहंदी थे। तो आप इसको समझ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? 8 तत्व, 6 तत्व, 120 तत्व या 2 तत्व। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के 6 तत्व बताए हैं। 6 तत्व कितने? 6 तत्व बताए। तो ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? तो आप जो है इनको अच्छे से समझ लीजिए कौन कौन से हैं, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने की कि ये 6 तत्व बुद्धि के कौन कौन से होते हैं जो गिलफोर्ड ने बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, प्राथमिक योग्यता सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या सभी। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शोध सेवा का मुख्य कार्य होता है। शोध सेवा का मुख्य कार्य होता है क्या? समस्या में सहायता करना। क्या होता है? समस्या में सहायता करना शोध सेवा का मुख्य कार्य होता है। अगला है कि व्यावसायिक निर्देशन का आकलन करती है कौन? तो अनुगामी सेवा करती है। व्यावसायिक निर्देशन का आकलन कौन करती है? तो अनुगामी सेवा करती है। और अनुगामी सेवा का संबंध होता है भावी कार्यों से, यानी भविष्य के कार्यों से। और स्थानापन्न सेवा का मुख्य कार्य होता है प्रभावशीलता का आकलन करना। जो स्थानापन्न सेवा होती है उसका मुख्य कार्य जो होता है प्रभावशीलता का आकलन करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है क्या? अनुगामी सेवा। अनुगामी सेवा जो है निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन सेवा का मुख्य प्रकार अनुगामी सेवा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट करके बताना कि आपका इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो आगे देखते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखना। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना अपने वीडियो की।
दिया है कि व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु प्रयुक्त करते हैं, व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु प्रयुक्त करते हैं किसको? आत्म अनुसूची सेवा को, आत्म अनुसूची सेवा को प्रयुक्त करते हैं। अगला है कि परामर्श की मुख्य अवस्था है, परामर्श की मुख्य अवस्था क्या होती है? परामर्श के बाद की, परामर्श के बाद की जो अवस्था होती है वो परामर्श की मुख्य अवस्था होती है कि परामर्श कितना प्रभावशाली रहा। अगला है कि रोजगार चयन की अवस्था है, कौन सी? तो 3 अवस्थाएं होती रोजगार चयन की। पहली होती है वास्तविक अवस्था, दूसरी होती संभावित अवस्था, तीसरी होती काल्पनिक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं रोजगार चयन की अवस्थाएं होती हैं। और बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, और सिद्धांत भी दिए हैं, और उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ये भी दिया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत दिया है कि एक कारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन इसने किया तो बिनेट ने किया था। इसका प्रतिपादन जो है बिनेट ने किया था, किसका? एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिनेट ने किया था। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी बुद्धि का सिद्धांत दूसरा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। और तीसरा है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। अगला है कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, और इसका जो प्रतिपादन बर्ट एवं बर्नन ने किया था। अगला है कि बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत इसका प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया था। और अगला है कि गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत का जो प्रतिपादन था इसके नाम में ही दिया है गिलफोर्ड। तो आप बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, और एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इनके सिद्धांत और इनके जो प्रतिपादक हैं बिनेट, स्पीयरमैन, थर्स्टन, बर्ट एवं बर्नन, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि इनमें से अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपका एक भी चीज़ छूटे ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं, इसमें जितने भी परीक्षण के प्रकार हैं वो हमने कवर किए हैं। तो पहला है बुद्धि परीक्षण के प्रकार में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि कितने हैं और कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं कि समूह गतिशीलता की परिभाषाएं दी हैं, समूह गतिशीलता की परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा दी है फिशर के अनुसार। फिशर क्या कहते हैं समूह गतिशीलता की परिभाषा को? कि समूह गतिकी अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है, कह रहे हैं कि समूह गतिकी अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो उन बलों या दबावों पर प्रकाश डालता है जिनसे छोटे समूहों में व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। तो ये फिशर के अनुसार समूह गतिशीलता की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं कि एस माथुर के अनुसार, एस माथुर ने समूह गतिशीलता की परिभाषा क्या दी है? कि समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होती हैं। समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होती हैं। किसने कहा? तो एस माथुर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं। बुद्धि की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, छोटे पूछे जाते हैं, तो इसमें से कोई ना कोई परिभाषा पूछने की संभावना, अगर बुद्धि से परिभाषा पूछेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछी जाएगी। पहला दिया है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। टर्मन क्या कहते हैं? कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। और गाल्टन के अनुसार दिया है कि गाल्टन कहते हैं कि बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। गाल्टन कह रहे हैं कि बुद्धि पहचानने की और तथा सुनने की शक्ति है। और आगे स्काउट के अनुसार कह रहे हैं कि अवधान की शक्ति ही बुद्धि है। अवधान की शक्ति ही बुद्धि है, ये कौन कह रहे हैं? स्काउट कह रहे हैं। और आगे स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न कह रहे हैं कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। और थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि व्यक्ति में वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की योग्यता बुद्धि है। थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि व्यक्ति में वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। ये थॉर्नडाइक की परिभाषा है। आप इन परिभाषाओं को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे दिया है कि निर्देशन के सिद्धांत बुक किसने लिखी? निर्देशन के सिद्धांत बुक, यहाँ तो बुक तो इंग्लिश में हो गया, पुस्तक हो, चलिए ठीक है, बढ़िया है। पुस्तक निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? तो A.I. जोन्स ने लिखी। किसने? A.I.
जोन्स ने लिखी है। तो आप इसको जो है अच्छे से समझ लेंगे। निर्देशन के सिद्धांत बुक किसने लिखी? तो AI जोन्स ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं कि परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। याद रखेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ। आगे है कि एस बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की निष्पत्ति लब्धि कितनी होती है? एस बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की निष्पत्ति लब्धि कितनी होती? तो 85 से कम। कितनी होती? बुद्धि लब्धि IQ नहीं 85 से कम होती है। आगे, बूझो तो जाने विधि का श्रेय किसे दिया जाता है? बूझो तो जाने, पहली आपने देखा होगा, दिया होता है कि बूझो तो जाने, तो वही है कि बूझो तो जाने विधि का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हार्ट शॉन को। ये हार्ट शॉन की भैया दी हुई विधि है कि बूझो तो जाने विधि का श्रेय हार्ट शॉन को दिया जाता है। अगला है कि फलानुमान क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फलानुमान क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको इसमें फलानुमान क्या होता है यही नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है फलानुमान क्या होता है तो आप इसको क्लियर कीजिए फलानुमान क्या होता है, तब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप भूल ही नहीं सकते हैं कि फलानुमान क्या होता है। फलानुमान क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो छात्रों की भावी समस्या को जानने के लिए। छात्रों की भावी समस्या को जानने के लिए फलानुमान ज्ञात किया जाता है। अगला है कि विलियम्स किस विचारधारा के समर्थक थे? विलियम्स किस विचारधारा के समर्थक थे? तो निर्देशी परामर्श के। किस परामर्श के? तो निर्देशी परामर्श विचारधारा के समर्थक थे। कौन? विलियम्स। अगला है कि गाइडेंस सर्विसेज, गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम्फ्री तथा ट्रैक्सलर। कौन है? हम्फ्री तथा ट्रैक्सलर जो है गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, हमने इतने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात कि अगर आप एक और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। हम आपको अभी रात में या फिर मॉर्निंग में बहुत सुबह जल्दी आपको वीडियो इसका प्रोवाइड करवा देंगे, एक और वीडियो, ताकि आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएँ। आप उसको सिर्फ रिवाइज़ कर लेंगे, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं वीडियो की। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टॉप करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए, वीडियो को रिवाइज करते रहिए। आप जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।